जी लास्ट क्लास के अंदर इसके जो आखिरी पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, जिसके अंदर आपको ने डिस्कस किया था कि पास्ट पेपर का क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। उसमें आप लोगों का टैक्स का इशू भी आ रहा था, वर्किंग कैपिटल भी आ रहा था, यानी तमाम वो सारे पॉइंट्स जो थे एक ही तरह के कवर होना शुरू हो गए थे। और पास्ट पेपर में आपका ने कहा था ये सारे पॉइंट इकट्ठे आ जाते हैं, इन्फ्लेशन भी आ जाता है, टैक्स भी आ जाता है, वर्किंग कैपिटल की इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ें इकट्ठी अप्लाई करना आ जाती हैं। तो इसका मतलब बेसिक्स हम लोगों ने एनपीवी की कर ली हुई है, अब इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने करनी। लेकिन उसके साथ आज एक छोटा सा पॉइंट जो रह गया हुआ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज IRR। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपका ने कहा था ना कि मेन आपके दो टॉपिक मेथड हैं जो एग्जामिन किए जाते हैं, एक एनपीवी और एक IRR। एनपीवी वगैरह हमने डिस्कस की, आज हम डिस्कस करते हैं ये IRR का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे IRR को इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में यानी इसकी की जाती है। So internal rate of return। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन ज़हन में आता है ये होता क्या। देखें, आप लोगों की जब एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है, क्या मतलब होता है इसका एनपीवी पॉजिटिव आने का? हाँ, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपका रिक्वायर्ड रेट था उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? कम रिटर्न दे रहा है। अगर कभी एनपीवी जीरो आ जाती तो सेम वही रिटर्न दे रहा है। फर्ज करें आप लोगों ने 10% पे एनपीवी निकाली और वो पॉजिटिव निकल आई, तो आप लोगों ने मुझे कहा यार ये 10 से ना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर मैं आप सोचूं कितना दे रहा है, तो वो रेट जिससे वो प्रोजेक्ट आपको रिटर्न दे रहा होता है उसे IRR कहते हैं। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के जो प्रोजेक्ट अंडर कंसीडरेशन है वो किस रेट से आप लोगों को रिटर्न दे रहा है। अच्छा, कई स्टूडेंट इसको मिक्स कर जाते हैं विद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी वो ये प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं है, ये एक्चुअली वो जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये उसको मैच करा रहा होता है, एनपीवी के हिसाब से निकल रही होती। तो IRR की वैसे अगर प्रॉपर डेफिनेशन आप पूछें तो ये वो रेट ऑफ डिस्काउंट होता है जो प्रोजेक्ट की एनपीवी को जीरो करता है। ठीक है, और आपने भी मुझे थोड़ी देर पहले खुद ही कह दिया कि जब एनपीवी जीरो आए तो इसका मतलब होता है ये प्रोजेक्ट उसी रेट से रिटर्न दे रहा है जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कभी आपको कहा जाए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब ये एक ऐसा रेट होगा जिससे इस प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो हो जाएगी। अच्छा, कैलकुलेट करने के ना इसके दो तरीके होते हैं, ग्राफिक मेथड भी होता है और आप लोगों का मैथमेटिकल यानी इंटरपोलेशन के थ्रू फॉर्मूले से भी निकलता है। ग्राफिक पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए पहले उसको थोड़ा ड्रॉ करता हूं और फिर बता दूंगा कि क्यों नहीं वो पार्ट ऑफ सिलेबस। अच्छा, फर्ज करें, चलिए पहले इसका क्राइटेरिया भी लिख लें। सर इसलिए हमेशा ही जीरो होगा या इस तरह अगर एनपी पॉजिटिव आ रही है हमारे पास? हाँ जी, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो फिर तो वो एनपी मतलब उस रेट से ज्यादा होगी ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट से। एक्चुअली जरूरी नहीं होता, ये सिर्फ उनकी ज्यादा होगी जो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल थे आपके लिए। ठीक है, तो आप IRR तो किसी भी प्रोजेक्ट का निकाल सकते हैं ना। मसलन फर्ज करें आपका ने कहा यार IRR कितना इस प्रोजेक्ट का, आपने कहा 10%, मैंने कहा मेरी तो कॉस्ट ही 15% थी, तो फिर आप लोगों का क्या डिसीजन हो जाएगा कि ना करो। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में यूज होगा। कैलकुलेट तो हम ये किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होंगे उनका IRR आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा और जो लॉस मेकिंग उनका कम निकलेगा। फिर ये जीरो होने का क्या मतलब? वो तो एनपीवी जीरो होती है ना। मतलब आपका ने कहा IRR एक ऐसा रेट होता है जिसमें प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो हो जाती है। देखें, अगर मैं थोड़ी मैथमेटिकल बात करूं, एक चीज में 10% के हिसाब से इंटरेस्ट डालूं, अगर 10 से विड्रॉ करूं तो अमाउंट सेम आ जाएगी,
लेकिन अगर मैं 10% के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड करूं, एक्सट्रैक्शन 7% या 12% पे करूं, तो फिर वो जीरो नहीं निकलेगी, या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट का IRR होता है ना, ये आपको बताता है कि ये प्रोजेक्ट आपको इतने % एग्जैक्ट रिटर्न दे रहा है। अब एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है कि कम है। तो वही मैं क्राइटेरिया लिखवा रहा हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट का IRR आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा निकल आए तो क्या डिसीजन होना चाहिए? हाँ जी, तो इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या बनेगा कि एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ इट है IRR greater than cost of capital. ठीक है, प्रोजेक्ट आपको 20% रिटर्न दे रहा है, आपकी कॉस्ट 15% है, तो क्या डिसीजन होना चाहिए? कि एक्सेप्ट कर लें, एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट आपको दे रहा हो 15% रिटर्न और आपकी कॉस्ट हो 20%, तो फिर रिजेक्ट करें, फिर तो उल्टा नुकसान हो जाएगा ना आपका। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया करना है जिसका IRR उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। अच्छा, अब इशू ये आ रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट IRR। तो आपका ने कहा था ग्राफिक पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे रेट्स और वाई एक्सिस पे लेंगे NPV। अब अगर आपको तो इस पॉइंट से ऊपर NPV क्या होंगी? पॉजिटिव नेगेटिव? इस ऊपर पॉजिटिव से नीचे नेगेटिव, और इस पे क्या होगी? जीरो। फर्ज करें मैंने 5% के हिसाब से NPV निकाली और वो पॉजिटिव आ गई। ठीक है, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% यूज करते हुए प्रोजेक्ट की NPV निकाली, पॉजिटिव निकल आई। क्या मतलब है? ये प्रोजेक्ट 5% से ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा, कम? ज्यादा दे रहा होगा। इसका मतलब मुझे अगला रेट कोई ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, फर्ज करें मैंने सोचा कि यार 17% ले लेते हैं। मैंने जब 17% के हिसाब से NPV निकाली, वो नेगेटिव निकल आई। अब इसका क्या मतलब है कि ये 17% से कम रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का IRR 5 और 17 के दरमियान में कहीं पे होगा। आप लोगों ने करना क्या होता है? करना ये होता है, आपने ना इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे NPV क्या होगी? जीरो। तो ये आपका बनेगा IRR। अब ग्राफिक मेथड हम यूज क्यों नहीं करते? उसकी वजह ये होती है, ग्राफ रीड करने में एक तो प्रॉब्लम आती है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैंने लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी थी, ये स्ट्रेट नहीं होती, ये कर्व फॉर्म में होती है। ये तो भी मैंने समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन लगा दी ना। एक्चुअली ये स्ट्रेट नहीं होती, ये कर्व होती है। अब माइट भी कर्व कुछ ऐसी हो, और ये भी हो सकता है थोड़ी स्टीप सी हो, तो फिर आपके IRR वेरी करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ना ग्राफिक मेथड यूज नहीं किया करते। ठीक है, निकल सकता है लेकिन इसलिए नहीं करते, चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। अब मसला मैंने फिर क्यों ड्रॉ किया? मैंने इसलिए ड्रॉ किया था कि मुझे ये बताना था कि 2 डिफरेंट रेट पे ना प्रोजेक्ट की NPV निकालूंगा तो उसके बाद ही IRR निकलना है। ठीक है,
तो हमें दो डिफरेंट रेट्स पे एनपीवी निकाल के फिर थ्रू इंटरपोलेशन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होगी। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, क्यूएम के अंदर आप लोगों ने एन्युटी पढ़ा था। एन्युटीज के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो तो आप थ्रू इंटरपोलेशन वगैरह फाइंड आउट किया करते थे। एक्चुअली वही काम अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है। तो आईआरआर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोग यूज किया करोगे, लोअर परसेंटेज, ठीक है। मैं थोड़ा सिंपल वर्डिंग में लिख रहा हूं, बजाय इसके मैं ए बी लिखूं और फिर आगे बताऊं ए का क्या मतलब था, बी का क्या मतलब था। लोअर परसेंटेज प्लस एनपीवी एट लोअर परसेंटेज ओवर एनपीवी एट लोअर percentage minus NPV at higher percentage multiply by difference between two percentages. ठीक है। लोअर परसेंटेज, जैसे यहाँ पे हमने 5% कम परसेंटेज थी ना, तो वो वाली परसेंटेज प्लस एनपीवी एट लोअर परसेंटेज के उस 5% के हिसाब से एनपीवी क्या निकली, ओवर एनपीवी एट लोअर परसेंटेज के 5% के हिसाब से एनपीवी क्या निकली, माइनस एनपीवी एट हायर परसेंटेज, और फिर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेजेस। तो इस फॉर्मूले से ना आप लोग आईआरआर फाइंड आउट कर लिया करोगे। और अगर कभी उसने कहा ना डिसीजन पास करो, तो फिर उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, पहली दफा जब आप लोगों के लेवल पे कैफ में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन आया, आप लोगों को पता है एमएफए में ये कॉस्ट से ट्रांसफर होके आया है, इससे पहले कॉस्टिंग में था ये टॉपिक। तो कॉस्ट में आया था फाइनल से ट्रांसफर होकर। तो जब पहली दफा कॉस्ट के पेपर में इसका क्वेश्चन आया तो एग्जामिनर ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही नहीं दिया, उसने कहा आईआरआर निकालो। तो कई स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ाए थे जी उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही नहीं दिया। देखें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना मेरे लिए कब जरूरी होगा, जब मैंने आप लोगों से डिसीजन पास करवाना होगा। मैंने नहीं पास कराना डिसीजन, तो क्या फिर जरूरी है मैं आपको कॉस्ट बताऊं? नहीं। अब कई स्टूडेंट के ज़हन में आता है कि जी फिर रेट कैसे निकालूंगा। देखें, जैसे दूसरा रेट अपनी मर्जी से लेना है ना आपने, वैसे पहला भी ले लो, ठीक है। यानी बताने का मतलब ये था कि अगर एग्जामिनर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देता और कहता है आईआरआर कंप्यूट करो, हो सकता है अपनी मर्जी से पहले कोई एक रेट ले लो, 5% ले लो, 10% ले लो, कुछ भी ले लें। पॉजिटिव आ जाए तो अगला रेट बढ़ा लीजिएगा, नेगेटिव आ जाए तो कम कर लीजिएगा। अच्छा, एक तो ये इसमें ख्याल रखिएगा। दूसरा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट में होती है कि यार एक एनपीवी पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी तो आईआरआर निकलना है। दोनों पॉजिटिव आ जाए तो भी निकल आएगा, दोनों नेगेटिव आ जाएं तो भी निकल आएगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूले की लिखवा ही कुछ इस तरह दी है कि चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, आपका डिसीजन निकल आएगा, आईआरआर फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी चूंकि आप लोग वैल्यूज थोड़ी राउंड करके लिख रहे होते हो, तो आईआरआर के अंदर ना फ्रैक्शन के अंदर वेरिएशन आ जाती है, मतलब पॉइंट्स के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो वो डेसिमल में अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आती तो एक्सेप्टेबल होता है, वो कोई मसला नहीं होता इतना। अब कुछ कैलकुलेशन करके इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है।
फर्ज करें आप लोगों को मैं ये डेटा दे देता हूं, ईयर्स 0 1 2 3, देन कैश फ्लोज, फर्ज करें 20 आर नेगेटिव में, 10,000 10,000 500, जी हो गया। अच्छा जी, अब हम पहले 10% के हिसाब से इसकी एनपीवी निकालते हैं। सो फैक्टर एट द रेट 10%, जी अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 नेगेटिव 90,90,8260, इसको देखें। फाइव। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा एनपीवी पॉजिटिव में आ रही नेगेटिव? कितना? 1105। अच्छा, क्या मतलब हुआ इस पॉजिटिव का? हाँ, तो ये प्रोजेक्ट आपको 10% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा। अच्छा, अब अगला रेट हम ज़्यादा ले लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट कम भी ले ले, IRR निकल आएगा, लेकिन वैसे नज़र आ रहा है कि यार 10 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ले लें। अच्छा, कई स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज रहते हैं, कितना लूँ, 11 लूँ, 12 लूँ, 20 लूँ। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, ठीक है। आप 11 लेके कर लेंगे तो भी हो जाएगा, आप 12 लेके कर लेंगे तो भी निकल आएगा, ठीक है। तो मर्जी होती है आपकी कितना कम ज़्यादा लेते हैं। वैसे कई ऑथर्स ने ना एक रफ अप्रोक्सीमेशन दी होती है कि पॉजिटिव आ जाए तो रेट तकरीबन डबल ले लिया करो, नेगेटिव आ जाए तो तकरीबन हाफ कर लिया करो, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। मैं इसको 20% पे कर दूं तो भी IRR निकलेगा, मैं इसको 11% का सॉल्व करूं तब भी IRR निकल आएगा। हाँ, पॉइंट्स के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा जी, अब हम इसका अंदर रेट थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। अब हम ले लेते हैं फैक्टर एट द रेट 15%। तो देखें फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। 869, then 756, then 658। अच्छा, अब हम दोबारा इनकी प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो 20,000 नेगेटिव ही आ गया, ये आ जाएगा 8690, यह आ गया 7560। अब 5000 को मल्टीप्लाई करके देखें, 3290। जी, अब इसकी एनपीवी देखें, 460 नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट 15% से कम रिटर्न देगा,
यानी इसका जो IRR होगा वो 10 और 15 के दरमियान में कहीं होगा। अब ये जो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ था, इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं इसका IRR। तो लोअर परसेंटेज, यहां लोअर परसेंटेज कितना थी? तो 0.1 प्लस NPV एट लोअर परसेंटेज वो कितना आई हुई थी? 1105। अच्छा, उसके बाद डिनोमिनेटर में आपने कहा NPV एट लोअर परसेंटेज 1105। देन आपने कहा इसमें से माइनस करें क्या? NPV एट हायर परसेंटेज, वो फिर नेगेटिव में। और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन द टू परसेंटेजेस, तो 5% का फर्क था। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब इसको सारे को सॉल्व करके देखें क्या निकला यार। 0.1353 या इसी को आप क्या कहेंगे? 13.53%। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आपको 13.53% रिटर्न दे रहा है। इसको प्रूव करने का कोई तरीका है? इस रेट पे एनपीवी निकाल लो, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब वो चूंकि हम लोगों ने हर जगह फिगर्स राउंड किए हैं तो थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन वो इमटेरियल है तो एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने निकाल दिया इसका IRR। अगर मैं आपको कहूं IRR की बेस पे डिसीजन पास करो, क्या होगा? एक्सेप्ट करें। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, प्रोजेक्ट आपको 13.5% रिटर्न दे रहा है, तो एक्सेप्ट। अब अगर मैं आपको कहता एनपीवी की बेस पे डिसीजन पास करो, तो क्या था? एक्सेप्ट। आपने 10% पे निकाला, पॉजिटिव हाथ हो गया था। अब कई स्टूडेंट के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि यार इधर ही पता चल गया था, फिर इतना लंबा काम आगे करने की क्या जरूरत है? एनपीवी पता तो चल ही गया पॉजिटिव है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ना, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, इस पे नंबर ऑफ ईयर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका ने कहा था क्या चीज होती है? सर, अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया तो उस पे जो आपसे रिटर्न लिया जा रहा होता है वो, हाँ, यानी अगर आपने कहीं से बोरोइंग की हुई है तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो, और अगर कहीं से इक्विटी फाइनेंस किया है तो उसके ऊपर जो डिविडेंड दे रहे हो, ये उन रेट्स को शो करता है। देखें, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, क्या जरूरी है हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले? नहीं, फ्लोटिंग रेट भी तो होता है ना। आज रेट था 10%, आपने प्रोजेक्ट करा दिया एक्सेप्ट, साल बाद बैंक ने रेट बढ़ा के 15% कर दिया, तो जो उस वक्त प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल था अब लॉस मेकिंग बन गया। तो हमें बगैर सोचे समझे ये नहीं होता अच्छा चलो भी पॉजिटिव एक्सेप्ट। आपका ने कहा था हमें रिस्क असेसमेंट करना होती है, उसके अंदर हमारा एक तरीका होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। आप 1 बाय 1 एक एक वेरिएबल पकड़ो, देखो ये कितना सेंसिटिव है, इसमें किस हद तक एडवर्स मूव आ जाए तो ये आपको प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ जाएगा। उसके अंदर ना हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी सेंसिटिविटी एनालिसिस करना होता है, तो उसके लिए IRR चाहिए होता है, तो इसके लिए भी हम निकालते हैं। बाकी इसके अलावा भी इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आम तौर पे चाहे आप ACCA की बुक्स ले लो, चाहे इंग्लैंड वेल्स के CA की ले लें, सीमा ले लें, पाकिस्तान का ACMA ले लें, इवन अपना फाइनल ले लें, तो NPV और IRR का कंपैरिजन दिया होता है कि इन दोनों का ये कंपैरिजन है, ये इनमें फ़र्क आता है। लेकिन ICAP ने ना आपकी बुक में यानी MFA में वो डाला ही नहीं है, तो मैं चंद एक पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैं एक समरी के तौर पे ना उसके कुछ पॉइंट दे भी दूंगा, ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग ना वो थोड़ा सा जहन में रखें। कई दफ़ा ये होता है ICAP ने बुक में कोई चीज़ नहीं भी डिस्कस की होती, लेकिन जनरली वो पूछ लेता है, तो उस वजह से ना थोड़ा सा कंपैरिजन आपके जहन में। अभी मैं यहाँ पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह वो शेयर भी कुछ कर दूंगा। अच्छा, तो इस वक्त अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NPV एंड IRR।
कि जब एनपीवी से पता चल गया था तो आईआरआर निकालने की ज़रूरत क्या थी, और कब एनपीवी की बेस पे डिसीजन होना चाहिए और कब आईआरआर को प्रेफर करना चाहिए। जी सर आपने बताया ना कि जो आईआरआर होता है उसका एनपीवी हमेशा 0 होगा। तो फिर प्रोजेक्ट अगर हम देखें कि हमेशा तो एनपीवी 0 ही आता है ना, तो फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला कैसे हमें पता लगेगा? आपने खाली एनपीवी 0 जो तो छोड़ देना प्रोजेक्ट। अगर 0 हो तो सर फिर हम तो अभी आपने क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लिखा है डिस आईआरआर का कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो तो हाँ, तो हमने तो आईआरआर में इसको चीज़ को कंपेयर करना है ना कि प्रोजेक्ट का आईआरआर आया 13.53%, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 10%, मतलब मेरी कॉस्ट से ज़्यादा वो रिटर्न दे रहा है, तो क्या डिसीजन होना चाहिए था? ठीक है, लेकिन सर एनपीवी तो 0 है ना उसके ऊपर। देखा ना, उस रेट पे 0 है ना। आपने मुझे कहा था 10% पे एनपीवी पॉजिटिव आ गई, तो मैंने कहा यार क्या मतलब, आपने कहा ये प्रोजेक्ट 10 से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। मैंने आपसे पूछना यार कितना दे रहा है, तो वो रेट तो आपने मुझे बताना है। वो आईआरआर था, वो आप मुझे कहोगे 13.53% दे रहा है, फिर मैं आपको कहूँगा अच्छा वो 13.53% दे रहा है, तो आपकी तो कॉस्ट 10% एक्सेप्ट करो इसको, ठीक है। तो वो सिर्फ हम लोग कंपैरिजन के लिए निकाल रहे हैं। एनपीवी 0 कह के मैं ये नहीं कह रहा एक्सेप्ट कर लो, मैं आपको कह रहा हूँ आईआरआर आप निकाल चुके हो, अब इसको कंपेयर करो विद योर कॉस्ट। अगर आईआरआर ज्यादा है तो एक्सेप्ट करो, वरना रिजेक्ट करो, ठीक है। वो तो डेफिनेशन है ना आईआरआर की कि आईआरआर वो रेट होता है जिस पे एनपीवी 0 होती है, लेकिन इसने आपको ये तो नहीं कहा कि एनपीवी 0 तो एक्सेप्ट कर लेना। इसने ये कहा है कि इस आईआरआर को कंपेयर करना विद योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अगर आईआरआर ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। जी आप मतलब आईआरआर बेसिकली इतना रेट है कि आपके पास कोई बेनिफिट नहीं होना आपको, ना आपको कोई नुकसान होना है। हाँ जी, और आपने देखने के आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आ रहा है तो आप इसे मतलब देखिए ना, आईआरआर का मतलब है ये जो प्रोजेक्ट अंडर कंसीडरेशन है ये आपको इतने % रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मतलब अगर कहीं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 से बढ़ के 13.53% हो गया ना, तो ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ जाना है, क्योंकि इसके एनपीवी 0 हो जानी। तो आपको मैंने कहा है ना कि जब आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग कर लेते हो तो रेट के अंदर वेरिएशन भी तो आती है। तो मेरे ज़हन में ये तो होना यार कितना का मेरा रेट चेंज हो गया तो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ जाना है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जी सर, जब ये आपने पिछला क्वेश्चन हमें करवाया था उसमें एक रेट हमारे पास 10% था, उस पे हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आ गया। हाँ जी, और जो दूसरा रेट हम बेसिक आईआरआर निकाला वो हमारे पास 13.53% था, उस पे हमारे पास एनपीवी 0 आ रही थी। एक्चुअली मैंने जब 15% पे निकाला ना, मतलब फर्ज करो पहला रेट हमने क्या लिया हुआ था 10%, फर्ज करो मैंने 10% लिया था तो एनपीवी पॉजिटिव आ गई थी। फिर मैंने नेक्स्ट रेट कितना हमने लिया था, नेक्स्ट 15 लिया, चलें इधर कर लें। नेक्स्ट मैंने 15% लिया, वो एनपीवी नेगेटिव आ गई। इसका मतलब क्या बन रहा था, ये प्रोजेक्ट 10 से ज्यादा रिटर्न दे रहा है लेकिन 15 से कम दे रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं ये पूछूं यार कितना का दे रहा है वो, क्या वो 11% है, 12 है, 13 है, 14 है, कितना है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है आईआरआर। तो आप लोगों ने करना क्या था, इन दोनों को ज्वाइन करके आपने ये पॉइंट निकाला, आपने मुझे कहा यार 13.53, यहां पे आके एनपीवी 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये आईआरआर जस्ट हमें ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो अंडर कंसीडरेशन है ना, ये आपको 13.53% रिटर्न दे रहा है, लेकिन खाली आईआरआर देख के मैं कहूँ जी एक्सेप्ट, तो इस तरह नहीं हो रहा। उस रेट को किसी ना किसी चीज का कंपेयर तो करना है ना आपने डिसीजन पास करने के लिए। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि यार बताएं आप लोगों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, तो जब आप लोगों ने मुझे कहा ना मेरा कॉस्ट तो 10% है, तो मैंने कहा फिर आपकी कॉस्ट 10 है, ये प्रोजेक्ट को 13 रिटर्न दे रहा है, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपका
समझ गया। तो ये वो चीज, मार्जिन बता रहा हूँ हाँ जी, अगर हाँ, कि अगर इस हद तक एडवर्स मूव आ गया तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मूव आया तो छोड़ना पड़ जाना है। ठीक है, अब मतलब फर्ज करें ना, आप लोग जब कोई काम शुरू करते हैं एक्सपेक्टेशन तो यही होती है ना, प्रॉफिटेबल हो। लेकिन अगर कभी कोई एडवर्स मूव आ जाए तो हमें देखना तो पड़ता है ना कि किस हद तक मूव आ जाए तो छोड़ना पड़ सकता है। जैसे आप लोगों में जिन लोगों ने सीएमए पढ़ा है उसमें आपने ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा था, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता था? नो प्रॉफिट नो लॉस। हालांकि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल चल रहा है लेकिन हम फिर भी ब्रेक इवन निकालते थे कि यार किस हद तक कमी आ जाए तो हम लोग फिर भी विदाउट लॉस काम चला सकते हैं, मतलब हमारे पास मार्जिन और सेफ्टी कितना है। तो यही वो वहां पे मार्जिन शो कर रहा होता है। IRR जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो सकता है, तो फिर प्रोजेक्ट छोड़ दें आप, क्योंकि उसकी वजह यह ना, अगर आज ही इक्वल है, कल को 1,000 रुपया भी कैश फ्लो का नीचे गया ना, एडवर्स मूव आया तो प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे एनपीवी जीरो होती है। हाँ जी, IRR में से ब्रेक इवन की तरह है कि जो IRR वाला रेट है उस पे आप हाँ जी, यानी IRR जो है ना, ये अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल आ जाए तो आप ब्रेक इवन पे होते हैं। जी, यहां तक समझ आ गया सबको? अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कंपैरिजन ऑफ एनपीवी एंड IRR, जो कि आपने कहा कि अपने स्टडी टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पैकेज, ये प्रोजेक्ट्स लिख लें पैकेज की जगह। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, इसका क्या मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स? हाँ, कि यानी एट ए टाइम सारे एक्सेप्ट नहीं हो सकते, कोई एक करना होगा, किसी एक को चूज करना होगा। अच्छा, फर्ज करें 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। मैंने एनपीवी निकाली, इसकी आ गई पॉजिटिव 1000, इसकी आ गई पॉजिटिव 1200। अगर मैं आपसे पूछूं यार कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूं, तो बी। क्यों? एनपीवी उसकी ज्यादा है। अच्छा, इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट का फर्ज करें मैंने IRR कैलकुलेट किया, ये निकला 15%, ये निकला 11%। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उन दोनों की मैंने एनपीवी भी निकाली, उन दोनों का IRR भी निकाला। एनपीवी निकाली तो A की कम है, B की ज्यादा। IRR निकाला तो A का ज्यादा है, B का कम। अब प्रैक्टिकली अगर ये सिचुएशन आ जाए और आपको डिसीजन पास करना पड़े, क्या करना चाहिए? एनपीवी निकालोगे इस पर ज्यादा का कॉस्ट ऑफ द सेकंड पैकेज। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास आई है तो एनपीवी से निकालेंगे। फर्स्ट करें ना, मैंने आपको ये डेटा देख के अज्यूम चले कर ले, मैं आपको कहता हूँ यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 10% था, अब हाँ जी, अब यानी अगर आप लोग IRR के हिसाब से देखो तो आपका डिसीजन क्या आ रहा है? ए। और अगर एनपीवी के हिसाब से देखो तो क्या आ रहा है? तो अब यहां पे आके कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि कौन सा एक्सेप्ट करूं। दोनों प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं, दोनों मेथड, दोनों का क्राइटेरिया के मुताबिक डिसीजन डिफरेंट। तो जब कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आ जाएं, जस्ट लाइक दिस वन, ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए, देन डिसीजन विल ऑलवेज बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। ठीक है, फिर हम लोग कहेंगे आप एनपीवी की बेस पे डिसीजन पास करो। एब्सोल्यूट टर्म में देखो पैसे कहां से ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, रेट एक चीज का ज्यादा हो, पैसे कम मिल रहे हो तो फायदा क्या? हम तो मेन पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं ना। तो उस वजह से फिर आप लोग किस बेस पे डिसीजन पास करेंगे? एनपीवी की बेस पे। ठीक है, सो इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन वुड बी पास ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी।
नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोस। ठीक है, ये हम लोग इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर। पहले मैंने इधर बताया, अब ये सेकंड पॉइंट पे आया हूं, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। आप लोगों ने देखा है, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ऑलमोस्ट सबके अंदर जीरो में आउटफ्लो होता है, बाकी तमाम ईयर में इनफ्लो होता है। इसे कहा जाता है कन्वेंशनल कैश फ्लोज, कि जीरो में आउटफ्लो और फिर हर साल इनफ्लो। क्या जरूरी है हमेशा ऐसे ही हो? नहीं। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज का मतलब होता है कभी इनफ्लो, कभी आउटफ्लो, कभी इनफ्लो, यानी एक से ज्यादा ईयर्स में आउटफ्लोज आ जाएं तो हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो गया। मसलन अगर फर्ज करें मैं आप लोगों को इस तरह लिख के दे देता कि यार ईयर्स और कैश फ्लोज 0, 1, 2, 3, आपको मैं कहता इधर 1000 का आउटफ्लो, इधर 500 का आउटफ्लो, ये 2000 का इनफ्लो, फिर 1000 का इनफ्लो। ठीक है, तो एक से ज्यादा अगर आउटफ्लोज आ जाएं किसी ईयर्स में तो हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल हो गए। वो कंसेक्टिव भी हो सकते हैं, वो गैप के साथ भी हो सकते हैं। मतलब इस तरह भी हो सकता था कि ये 500 का इनफ्लो होता लेकिन ये वाला आउटफ्लो रहता, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसकी एनपीवी का ग्राफ बनाएं, इनका ग्राफ ऐसे बनता है। अब जब ऐसे बनेगा तो इस स्टेज पे एनपीवी क्या होगी? 0, इस पे भी 0। इसे कहते हैं मल्टीपल आईआरआर आ गए। ठीक है, सो इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज मल्टीपल आईआरआर निकल आते हैं। अच्छा, यह भी कंफर्म नहीं होता कितने निकलेंगे। ये अगर आप थोड़ी एडवांस लेवल की बुक्स पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने कहा हुआ है कि ये एक रफ अप्रोक्सीमेशन है कि जितनी दफा कैश का फ्लो चेंज होगा उससे एक ज्यादा आमतौर पे निकलता है, लेकिन उन्होंने कहा हर जगह प्रूफ नहीं होता। जैसे यहां पे देखें ना, आउटफ्लो हुआ, एक चेंज हो गया, फिर इनफ्लो, फिर आउटफ्लो, इस तरह करके अब ये 2-3 दफा चेंज हुआ है। अगर 3 दफा मूव आया है तो 4 कम से कम आईआरआर होंगे, लेकिन वो कहते हैं स्टिल कंफर्म नहीं है कि दो 5-6 भी बन जाते हैं। अब फर्ज करें आपको मैं कहता हूं यार ये वाला जो था ना रेट, ये था 5%, ये है 10%, ये है 15% और ये है 20%। अब फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं यार मेरा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% था। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताएं क्या डिसीजन होना चाहिए, आप मुझे कोई यार आईआरआर इसका 5 भी है 10 भी है ना करो, तो मेरे ज़हन में क्या चल रहा होगा कि 15 भी तो है, 20 भी तो है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या आईआरआर की बेस पे डिसीजन पास कर लेंगे? नहीं। तो उसका फिर हल क्या होता है? हम कहते हैं यार अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से एनपीवी निकालो, पॉजिटिव आ गई तो एक्सेप्ट, वरना छोड़ देना। इसलिए आप लोग देखेंगे जिन ईयर्स के कैश फ्लोज इस तरह के होते हैं ना, उसमें वो आईआरआर कैलकुलेट करने को कहते ही नहीं है, वो सीधे ही कहते हैं एनपीवी पे डिसीजन पास कर दो। अब अगर मैं इसका 12% देखें, 10 के बाद एनपीवी क्या आना शुरू हो गई थी? पॉजिटिव। 15 तक पॉजिटिव थी, इसका मतलब 12 तो इसके दरमियान में कहीं है ना, तो अगर मैं 12% पे एनपीवी निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो अगर डिसीजन पूछूं तो क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट। ठीक है, तो जब कभी नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज आ जाएं तो फिर डिसीजन किसकी बेस पे पास किया करें? एनपीवी की बेस पे।
कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। अच्छा, आप लोगों को मैं कहता हूं कि ईयर्स और इनके कैश फ्लोज 0, 1 से लेके 4। अच्छा, आपको मैं कहता हूं 1000 रुपये का आउटफ्लो, 1 से लेके 4 तक 500 का इनफ्लो। ऑल्टरनेटिवली इसका 100 टाइम कर लेते हैं, मतलब 1 लाख का आउटफ्लो, 50,000 का इनफ्लो। फर्ज करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इनका 10%। अब ठीक है, मैं भी अज्यूमिंग फिगर लिखने लगा हूं, आप लोगों ने वैसे इसको कैलकुलेट करके देख लेना है। फर्ज करें मैंने एनपीवी निकाली, अगर इसकी एनपीवी फर्ज करें आ गई 300, अज्यूम कर रहा हूं, तो ये कैश फ्लो इससे 100 टाइम मैंने लिया हुआ था ना, तो इसकी उससे 100 टाइम निकलेगी। ठीक है, ये मैं ज़ूमिंग फिगर लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, रिजल्ट यही आना है। अच्छा, यानी यही मतलब फिगर डिफरेंट होगी लेकिन वो होगी 100 टाइम इससे। इन दोनों प्रोजेक्ट का अगर मैं IRR निकालूं, ठीक है, अब मैं ज़ूमिंग रेट लिख रहा हूं, तो वो दोनों का रेट सेम ही होगा। ठीक है, यानी आप इनके ना कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कभी टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व कर रहा, मैंने ज़ूमिंग फिगर लिखी है। आप देखिएगा अगर ये सारे कैश फ्लोज आपने 100 टाइम लिए ना, तो आपकी एनपीवी भी उसके 100 टाइम्स निकलनी, लेकिन इन दोनों का IRR निकालिएगा, रेट सेम ही होगा। हाँ, ये आपको इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करके बताता है ना कि जो आपको रिटर्न है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का कितने हैं। ठीक है, अब वहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी 100 टाइम थी तो रिटर्न भी 100 टाइम हो गया था, इसलिए रेट तो वही रहा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को मैं कहूँ यार बताओ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, तो अगर तो आप IRR पे को तो आप तो इंडिफरेंट हो जाओगे, जो मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें देखना होता है एब्सोल्यूट टर्म में पैसे कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑल्दो वहाँ पैसे देने भी ज़्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन मिल भी तो ज़्यादा ही रहे हैं ना, तो फिर क्या डिसीजन होगा आपका? हाँ, कि एनपीवी की बेस के ऊपर प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का करके काम आपको करना पड़ जाता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज से लिंक करके बताएगा कि हमें इतना रिटर्न 20% का। हाँ जी, कि हमने उसमें 1 लाख लगाया, उसमें 1000 लगाया और रिटर्न उसका परसेंटेज कितना है। हाँ जी, यानी ये आपको ये शो कर रहा है कि ये जो 500 करके रिटर्न मिल रहा है, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये इस 1000 के कितने साथ, ठीक है, वो बता रहा था इसके कितना है, तो परसेंटेज दोनों सेम, लेकिन अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंट निकल रही थी। तो इस तरह करके ना मैं कुछ कंपैरिजन करना पड़ जाते हैं। बाकी अगर आप लोगों को जो मैं दूंगा तो उसके अंदर उसने लिखा होगा कि एनपीवी जो है नॉन फाइनेंशियल मैनेजर के लिए थोड़ा मुश्किल, मतलब देखिए जिस दिन आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था उस दिन मैं आप लोगों से ये पूछ लेता कि यार 2 प्रोजेक्ट है, एक की एनपीवी 1000 है, एक की 1200, क्या करूं, तो क्या मुझे बता सकते थे? नहीं, आपको पता ही कुछ नहीं था एनपीवी क्या होती। लेकिन अगर आपको मैं ये कहता कि यार मेरी कॉस्ट पड़ रही है 10% और ये प्रोजेक्ट मुझे रिटर्न दे रहा है 15%, बताओ करूं इन्वेस्टमेंट के ना करूं, तो आप लोगों ने फौरन कह देना कर लो। एक्चुअली एनपीवी नॉन फाइनेंशियल मैनेजर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, बट IRR वो अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत कर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मसला आता है इसके अंदर एक और, कि एनपीवी एब्सोल्यूट टर्म में होती है, IRR रिलेटिव टर्म में होता है।
ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब देखना 1000 रुपये का मतलब 1000 रुपया, लेकिन 10% का क्या मतलब, तो वो तो आप मुझसे पूछोगे ना 10% किस चीज का, ठीक है। तो ऐसे वो आपकी रिलेटिव टर्म में होता है रेट। अच्छा, उसके बाद आखिरी एक और चीज है कि एनपीवी का जो अजम्पशन है वो ये है कि जो सरप्लस फंड आपके पास आएंगे, मतलब प्रोजेक्ट से जो इनफ्लोज होंगे, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से री इन्वेस्ट कहीं पे होंगे। देखें, आज आप लोगों ने पैसा खर्च किया, अगले साल पैसे आ भी तो गए, अब वो पैसे को क्या करना है, तो वो कहते हैं, हम अज्यूम करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट होगा, जबकि आईआरआर का अजम्पशन होता है कि वो आईआरआर के रेट से री इन्वेस्ट होगा। ठीक है, ये इनका अजम्पशन, ये थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडेबल मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये जो मैं आपको दूंगा उसके अंदर शायद लिखा भी नहीं होगा। आपने कहा एनपीवी का अजम्पशन है कि कैश इनफ्लोज, फ्यूचर कैश इनफ्लोज वुड बी इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट एट अ रेट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आईआरआर का अजम्पशन है कि वो जो कैश फ्लोज आएंगे वो आईआरआर वाले रेट पे री इन्वेस्ट होंगे। तो ये आज इसको मैं यहां तक छोड़ रहा हूं, कल इंशाल्लाह हम लोग ने इसके फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को जो असाइनमेंट थी ना आप लोगों के पास, उसको जी मैंने आपको कौन से वाला क्वेश्चन कराया था? 18 अच्छा, ये वालिका वाला कराया था, और डायमंड वाला दिया था आपको करने के लिए? नहीं दिया? दिया था। चले, जिन लोगों ने नहीं ना किया, ये डायमंड वाला जो क्वेश्चन है इसको ट्राई कीजिएगा। ये आपका था स्प्रिंग 15 का। तो इंशाल्लाह अगर प्रॉब्लम आई तो पहले मैं वही कराऊंगा, नहीं आई तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।